नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रकाश पोरे जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अकोला से बिलोंग करते हैं, देशोन्नति के एडिटर इन चीफ हैं और विभिन्न भाषाओं के न्यूज़पेपर एसोसिएशन के चेयरपर्सन भी हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मैदान अब पूरी तरह सज चुका है। हम आपको बता दें कि सोमवार को नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। मतदान 20 नवंबर को होना है, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी ने कहा है, हमें 288 सीटों के लिए 7078 वैध नामांकन पत्र मिले थे। इनमें से 2938 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए हैं, जिसमें 4140 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के लिए 4140 उम्मीदवारों का आंकड़ा 2019 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 3239 उम्मीदवारों से 28% अधिक है। हम आपको बता दें कि नंदुरबार की शारदा सीट पर सिर्फ 3 उम्मीदवार हैं, जबकि बीड़ की माजलगांव सीट पर 34 उम्मीदवार हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई की 36 सीटों पर 440 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि पुणे जिले में 21 सीटों पर 330 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 2024 का ये चुनाव महायुति और महाविकास अघाड़ी की पृष्ठभूमि और लाडकी बहना एवं लाडके भाइयों से लेकर तीर्थ यात्रियों की पृष्ठभूमि में हो रहा है। इस वजह से 2024 के इन चुनावों का एक अनोखा महत्व है। जिस महायुति सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, वो पिछले 2.5 साल से सत्ता में बैठी है। आज एक डेवलपमेंट ये हुआ कि शरद पवार ने कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। उन्होंने कहा कि लोकसभा या कोई भी चुनाव अब नहीं लड़ेंगे और समाज सेवा के कार्यों में लगे रहेंगे। उनका मानना है कि नई पीढ़ी को आगे लाना जरूरी है। शरद पवार अपने भतीजे एनसीपी एसपी के उम्मीदवार योगेंद्र पवार के लिए प्रचार कर रहे थे। योगेंद्र 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने चाचा अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। योगेंद्र पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के छोटे बेटे हैं। हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए प्रकाश पोरे जी मौजूद हैं और हमारे साथ सुधीर सक्सेना जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी आपका। मैं इस परिचर्चा को शुरू करूं प्रकाश पोरे जी, इससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं कि लोकसभा चुनाव में जो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार इलेक्शन लड़ी थी सुप्रिया सुले के अगेंस्ट, तो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से उनको पराजय हासिल मिली थी। और बारामती में विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो 50,000 सीटों से वो पिछड़ी थी। तो इसका मतलब ये है कि अजीत पवार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका जो उनकी जो फाइट है वो शरद पवार के साथ डायरेक्ट है, और योगेंद्र पवार उनके भाई के ही बेटे हैं। और पिछली बार अजीत पवार ने माफी मांगी थी कि मुझसे गलती हुई, सुप्रिया सुले के खिलाफ मुझे ताई को नहीं खड़ा करना, इनके मतलब अपनी बहन के खिलाफ अपनी बीवी को नहीं खड़ा करना चाहिए था। क्या कहेंगे बारामती के चुनाव को लेकर? अजीत पवार अब क्या करेंगे? लोकसभा में आपने देख लिया कि बारामती विधानसभा में वो 50,000 वोटों से पीछे थी। क्या अजीत पवार रिकवरी कर लेंगे या योगेंद्र पवार से इलेक्शन हार जाएंगे? और शरद पवार ने एक सेंटिमेंटल बात बारामती, क्योंकि शरद पवार की बात को बारामती ठुकराती नहीं, उन्होंने ये कह दिया ये चुनाव मेरा है और मेरा आखिरी चुनाव है। एक तरीके से बिगुल बच चुका है बारामती से। क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, आपने मुझसे पूछा है, आपने जी दिए? जी जी आपसे पूछा। हाँ हाँ, नहीं देखिए, पवार साहब ने जो कहा है कि आखिरी चुनाव है, ये उनका कोई गलत नहीं है ना। देखिए ऐसा है कि अभी ऑलरेडी उनकी उम्र आपको मालूम है 80-85 के दरमियान उनकी उम्र है, और उसके बाद में एक बड़ी बीमारी से भी वो जूझ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसका इलाज करने की काफी कोशिश की है, लेकिन आपको भी मालूम है कि कैंसर होता है। अभी उसके बावजूद भी जिस क्या बोलते हैं उसको, इससे वो झूंझ रहे हैं, ये सारी चीजों से जो सिचुएशन पैदा हो गई है, और ये अन्य से ये पैदा की किसने? आत्मजीत एक बात ध्यान में रखिए, ये जो एक देखिए एक अच्छा परिवार था, पवार परिवार के सब लोग ये देते थे कि कितने अच्छी तरह से साथ में रहते हैं, ये करते हैं, लेकिन उसको तोड़ने का काम किया किसने? ये सारा दूध में नमक का ढेकला डाला किसने? ये भी पहले सोचना पड़ेगा। देखिए बीजेपी ने ये जो सबसे गलत काम जो किया है ना, ये इन्होंने परिवार फोड़े, पार्टी फोड़े तब तक के तो ठीक है, पार्टी फोड़ना कोई नई बात नहीं है महाराष्ट्र के लिए, राजनीति के अंदर ये तो चलते रहता है।
लेकिन जिस तरीके से पवार ने की पवार का पूरा घर फोड़ दिया, उतना ही नहीं, इवन उन्होंने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का भी जो घर फोड़ा, पार्टी फोड़ी, तो ये सारी चीजों से ही हमारे महाराष्ट्र के लोग आहत क्यों हैं, नाराज क्यों है? सबसे ज्यादा नाराजगी यही विषय को लेकर है कि यार ये कोई तरीका नहीं होता है, ऐसा है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अभी निकली है। और पवार साहब ने जो वो हिसाब से जो अभी बोला है वो सही बोला है उन्होंने। पवार साहब तो आपको मालूम है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के अंदर के, अगर आज महाराष्ट्र के अंदर का नंबर 1 आदमी अगर कोई भी पूछेंगे आप, तो शरद पवार ही है, उसके बारे में कोई नहीं है। और उनसे ही प्रेरणा लेके हमारे जैसे जो लोग हैं वो प्रेरित होते हैं, हमको भी लगता है कि नहीं यार ये आदमी इतना कर रहा है। तो और देखिए उनके साथ में हुआ तो गलत ही, कोई मतलब नहीं है जिस तरीके से ये सारी बातें हुई, या उद्धव के साथ में भी जो हुआ है वो गलत ही हुआ है ना। आप उनके उनके पिताजी को लेके जा रहे हैं, उनका पक्ष का चिन्ह ले रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं पार्टी का, ये कोई तरीका थोड़ी होता है भाई। आपको देखिए कोई किसी का शिंदे को ऐसा था तो शिंदे ने नई पार्टी खड़ी करनी चाहिए थी, उसके बारे में किसने बोला? अजित पवार ने भी नई पार्टी खड़ी करनी चाहिए थी। अगर आप छोटे बच्चों को भी पूछेंगे तो भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस किसकी पार्टी है, तो डेफिनेटली कोई भी बोलेगा शरद पवार। और शिवसेना किसकी पार्टी है, तो शिवसेना के सुप्रीमो कौन है, तो कोई भी बोलेगा बाला साहब ठाकरे या उद्धव ठाकरे, यही बातें होगी। लेकिन आपने जिस तरीके से पार्टी फोड़ी तोड़ी, और इसकी कोई जरूरत नहीं थी, दिस इज ए टोटल इमेच्योर्ड मूव ऑफ देवेंद्र फडणवीस। मुझे बताइए उन्होंने 2019 में शिवसेना ने क्या बोला था? यही बोला था ना कि भाई अभी आपने 5 साल भोगे तो अभी हमको भी दे दो, इस साल हम बनेंगे। तो उसके बाद में भी समझौता हुआ कि चलो 2.5 साल आप बनो, 2.5 साल हम बनते हैं। तो उसी के ऊपर तो सारा बवाल हुआ, उसके बाद में ये नहीं हुआ। तो शरद पवार तो भीष्म पितामह है ये तो, या आप ये बोल सकते कि असली चाणक्य है वो। उन्होंने तो बराबर वो अजित को, पवार को भेजा, उस समय भी जो गवर्नर रूल लागू था उसको पीछे लेने लगाया, वो कोश्यारी को, संघ क्या जो वॉलंटियर बैठे थे वहां पे राज्यपाल में, तो वो कहे। उसके बाद में अजीत पवार की सरकार, अजीत पवार के साथ में उन्होंने सुबह के अंधेरे में सरकार बनाई। बाद में वो आपको मालूम है 1.5-2 दिन की सरकार बनी। फिर अजीत, जबकि गवर्नर रूल निकल चुका था, तो जाके इन्होंने क्लेम दाखिल कर दिया कि भाई हमारे पास में उतने ये है और हम करेंगे सत्ता, और सरकार बन गई। गलती मेन रूप से की किसने? गलती तो बीजेपी की तरफ से हुई ना। अभी वो अमित शाह के डायरेक्शन से फडणवीस ने की, या फडणवीस की ये खुद की अकल थी, या क्या बात है, वो छोड़िए, हम उसके अंदर नहीं जाते। लेकिन ये सारे इसके अंदर, ये दूध के अंदर नमक डालने का काम किया किसने? बीजेपी की तरफ से ये सारा हुआ, फडणवीस की तरफ से ये सारा हुआ। बाद में 2.5 साल सरकार रही, और फिर ये इन्होंने जिस तरीके से वो तोड़ी, क्या बोलते उसको, सूरत वाया क्या बोलते दूसरा कौन सा गांव में गए थे वहां पे, गुवाहाटी, सूरत से गुवाहाटी गए थे, तो वो तोड़ी। और उसके बाद में जो बने 50 खोके एकदम ओके वगैरह सारे विषय जो है, ये बाद में इन्हीं की सारी इमेच्योरिटी है ना बीजेपी वालों की। आज हुआ क्या, आखिर 2.5 साल ही सरकार रही, लेकिन बदनामी तो दुनिया भर की झेलनी पड़ी। जितने डाउट फेंके उतने सारे गलत फेंके गए, और सारा का सारा क्या बोलते उसको कि हमारे मराठी में बोलते कि करने गए क्या और हो गए उल्टे पाव। तो उस तरीके से ये सारी बातें हुई है। जी आपने जी बोलो। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो जो 2022 का आपने सूरत से गुवाहाटी का हवाई नाटक हुआ था, जिसमें 50 हाँ खोके एकदम ओके, तो इस तरह की रामायण लिखी गई थी। फिर शरद पवार की घड़ी अजीत पवार ने पहन ली, और शरद पवार ने तो तारी कैसे फूटी ये महाभारत में देख के लोगों देखिए को मैंने जाना। मेरे आर्टिकल में मैंने आपको एक आर्टिकल भेजा है। आपके आर्टिकल, तो इस हालांकि ये मायावती की सरकार को, जी जी, इस मायावती सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार भी दिया था, और 2.5 साल में सत्ता में बैठी इस सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि जो हमने सरकार बनाई है वो असंवैधानिक है। 2024 से पहले जिस तरीके से लाडकी बहना योजना के अंतर्गत लोगों के अकाउंट में पैसा जमा कराया गया और लोगों को तीर्थ यात्रा कराने का एक तरीके से झांसा दिया गया, और लाडले भाइयों को लेकर अब सरकार बड़ी विचलित है। एक मीटिंग अभी दिल्ली में चल रही है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, उसमें अमित शाह, मोदी जी और तमाम इनके जितने भी इलेक्शन के जो उनके मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई है कि झारखंड और महाराष्ट्र में अब चुनाव की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सजग रूप से महाराष्ट्र का चुनाव लड़ने के, और कोई भी
कहते हैं ना, कोई ट्रिक ऑफ द ट्रेड जो है वो किताब में लिखी हो और वो ना अपनाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने ये भी कहा था कि भाजपा बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की उंगली पकड़कर महाराष्ट्र में राजनीति सीखी। 2000 के दशक से आपने जो उसका उल्लेख किया, तब उस समय पे वो 80-85 सीटों पर भी इलेक्शन लड़के खुश रहते थे कि चलिए शिवसेना सरकार बनाएगी और हम उसमें मिनिस्ट्री, मतलब हमें 2-4 मिनिस्टर बन जाएंगे और हम अपना काम करते रहेंगे, सेंटर पे फोकस रखेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी यही रहा, क्योंकि प्रमोद महाजन जो थे वो सेंटर में रहे और गोपीनाथ मुंडे जो थे, उनके सांडू साहब, वो स्टेट में रहे। हालांकि गोपीनाथ मुंडे की बड़ी संदिग्ध हालत में मौत हुई और प्रमोद महाजन भी अपने भाई के साथ किसी उसमें उनका गोली लग गई, उनको आपस में उनका कोई प्रॉब्लम था। अब वो क्या था क्या नहीं था वो जाने। पर अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे पहले उन्होंने अठावले का समर्थन लेकर उनको सीटें दिलवाकर अपने कैंडिडेट उनकी पार्टी से खड़े कराकर पहले उनको खत्म किया, और अब ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ भी वही हो रहा है। पहले उनको चीफ मिनिस्टर बनवाया, फिर उनको 60-65 सीटें देकर उनको शर्त लगाई कि भारतीय जनता पार्टी के इतने कैंडिडेट आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, और यही कुछ उन्होंने अजीत पवार के साथ किया। अजीत पवार का पॉलिटिकल करियर तो इसलिए भी खत्म है कि उनकी वाइफ सुप्रिया सुले से जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन हारी 1.5 लाख वोटों से, प्लस वोटों से, अब और विधानसभा का अगर उसका चुनाव नहीं तो 50,000 से पीछे थी वो। तो इस बार अजीत पवार का योगेंद्र पवार के सामने चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं शरद पवार ने योगेंद्र पवार पर अपनी मोहर लगा दी है कि मेरा उत्तराधिकारी होगा तो योगेंद्र पवार ही होगा, क्योंकि अजीत पवार उस समय चाहे चीनी मिल हो, चाहे दूध के आवंटन का काम हो या कोऑपरेटिव का काम हो, सारा काम अजीत पवार देखते थे शरद पवार का। तो ऐसी क्या आन पड़ी कि अजीत पवार को अपने ईडी सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाना पड़ा। तो इसलिए अब ऐसा लगता है कि उनका पॉलिटिकल करियर तो कहीं ना कहीं एक तरीके से समाप्त हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीट में लड़कर अपनी दावेदारी अकेली बड़ी पार्टी बनकर दावेदारी पेश करेगी। गवर्नर भी उनका है, स्पीकर भी उनका है, तो जाहिर तौर पे जो वो चाहेगी वो करने में सक्षम होगी। यही उनकी रणनीति है जो पब्लिक के सामने भी नजर आ रही है। पर मैं सुधीर सक्सेना जी आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी भी अब जो है वो इलेक्शन चुनाव मीटिंगों में अब जाएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी कल महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे के चुनाव प्रचार में उतरेंगे, महाविकास अघाड़ी की एक संयुक्त रैली में भाग लेंगे, जो प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना होगी इलेक्शन से पहले। इस रैली में 5 से 8 कॉमन गारंटियां देने की योजना बनाई है। तो कुछ ना कुछ कॉमन गारंटियां जो है राहुल गांधी वहां अनाउंस करने वाले हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक्स फैक्टर के नाम से जाने वाले मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने चुनाव में खुद को अलग कर लिया है। हालांकि इसके पीछे क्या पर्दे के पीछे की बात अभी तक सामने नहीं आई है, पर आने वाले समय में आ जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश भी दिया है कि मराठा आंदोलन की तरफ से जिन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है वो अपना नाम वापस ले लें। मनोज जरांगे पाटिल की इस चाल से महायुति यानी कि बीजेपी, एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गठबंधन ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। दोनों बातों पर, राहुल गांधी की कल महाराष्ट्र में रैली को लेकर और मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के वापस लेने के नॉमिनेशन, इससे महायुति को कितना नुकसान होने वाला है, मैं दोनों बातों पर आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। धन्यवाद आत्मजीत जी। जहां तक राहुल गांधी की रैली का सवाल है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है और पिछले दिनों कुछ राज्यों के चुनाव में जो नतीजे आए हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी को महाराष्ट्र के चुनाव में अधिक से अधिक एक्टिव होना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक रैलियां करनी चाहिए, अधिक से अधिक सभाएं करनी चाहिए, अधिक से अधिक डोर टू डोर कैंपेन करना चाहिए। वहां जाकर बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, सार्वजनिक नेताओं से, एक्टिविस्टों से मिलना चाहिए, और जो उन्होंने भारत यात्रा के दरमियान जिस तरह से उन्होंने आम लोगों से संवाद किया, आम लोगों के बीच उठे बैठे, उस तरह से उनको अपना क्रम जारी रखना चाहिए। उसका सकारात्मक नतीजा निकलेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने 2 यात्राओं के बाद जिस तरीके से एक नया अवतार ग्रहण किया है भारतीय राजनीति में, तो एक चमकीली संभावना के तौर पर उभर के आए हैं। इसलिए राहुल गांधी और उनके कांग्रेस की जो युवा पीढ़ी है उसको अधिक से अधिक वहां ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में आरएसएस के पास काडर और पैसे की कमी नहीं है। छल छद्म भी है उनके पास, राजबल भी है उनके पास बाहुबल भी है। तो उसका सामना करने के लिए कांग्रेस और सहयोगी दलों को अपनी पूरी ताकत
रोकनी होगी और उनके छल छद्म से सावधान रहते हुए ऐसा कुछ करना होगा कि जिसमें उनके मंसूबे पूरे न हो सके। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये निर्णय स्वागतीय है और उनको सिर्फ औपचारिक खानापुरी के तहत वहां नहीं जाना चाहिए, बल्कि 20 नवंबर तक अधिक से अधिक समय उनको महाराष्ट्र में बिताना चाहिए और छोटी छोटी जगहों पे भी उनको जाना चाहिए। ये नहीं कि वो नागपुर या सतारा या बंबई या पुणे होके वापस चले आए। जहां तक शरद पवार की बात है, तो शरद पवार 83 वर्ष के हो चुके हैं, साठा पाठा हुए उनको जो है 23 साल बीत चुके हैं और वो महाराष्ट्र की राजनीति के की धुरी जिसको कहना चाहिए या नाभिकीय व्यक्तित्व रहे हैं। शरद पवार, बाल ठाकरे और प्रमोद महाजन, इन तीनों का एक त्रिभुज, इन तीनों की जो एक युति थी, उसका महाराष्ट्र की राजनीति में न सिर्फ उस वक्त बल्कि आज तक उसका असर देखने में आ रहा है। और जहां तक बारामती का सवाल है, तो बारामती राजनीतिक और वैश्विक नक्शे पर अगर उभर कर आया है तो वो शरद पवार के कारण। 7 बार अजित पवार वहां से अगर चुनकर आते हैं तो उन 7 विजयी प्रसंगों में उनके चाचा, जिसको वो काका बोलते हैं, शरद पवार का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और लोकसभा चुनाव में दोनों जने अलग हुए तो अजित पवार ने देखा कि किस तरह से सुप्रिया के सामने उनकी पत्नी को पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये बहुत दिलचस्प चुनाव है। इसमें ये मत सोचिए कि टेक इट ग्रांटेड जैसा नहीं है कि अगर आघाड़ी का पलड़ा भारी है तो आघाड़ी जीत जाएगी, क्योंकि हमने हरियाणा में और अन्यत्र कई जगह देखा है कि हारी हुई बाजी, चाहे वो ईवीएम हो या मतों की गणना में गड़बड़ी हो या निर्वाचन अधिकारियों की साठगांठ हो, हमने उस तरह के नतीजे बहुत ज्यादा देखे हैं। अब जहां तक बीजेपी के सवाल है, बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक। शिवसेना एनसीपी की बात क्यों करते हैं? इन्होंने पवार परिवार, ठाकरे परिवार को तोड़ा, पवार परिवार को तोड़ा, झारखंड में सोरेन परिवार को तोड़ा। तो ये परिवारों को, पार्टियों को और चीजों को तोड़ने में ज्यादा यकीन रखते हैं। सबका साथ सबका विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है, अपना विकास सबका विनाश, ये इनका नया नारा कायदे से होना चाहिए। तो आप इनको मान के चलिए कि एक बहुत दिलचस्प इंटरव्यू मुझे देखने में आया। राज ठाकरे ने एक बयान दिया। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के छोटे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, दोनों कभी एक साथ थे। तो अब इन्होंने बाद में मनसे बना ली, अपनी महत्वाकांक्षा के चलते दोनों भाई अलग अलग हो गए। इन्होंने एक बात कही कि एनसीपी अजित पवार की पार्टी नहीं है, एनसीपी तो शरद पवार की पार्टी है। आप गौर करें, राज ठाकरे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हुए नेता हैं मनसे के साथ में, लेकिन उन्होंने कहा कि एनसीपी अजित पवार की पार्टी नहीं, शरद पवार की पार्टी है। और उसी तरह शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं है, वो हमारे चाचा बाल ठाकरे की पार्टी थी। तो दोनों बातें मायने रखती हैं। और शिंदे ने जिस तरीके से पिछले 2.5 साल राज किया है, तो आप ये मान के चलिए कि शिंदे जो है हल्की फुल्की माटी के बने नहीं है। और लेकिन ये बात सही है कि कोपरी पाखरी में उनका जीतना इस बार बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि आनंद दिघे जो कि उनके गुरु आदर्श थे, उनके भतीजे केदार दिघे से उनका सामना है। लेकिन अगरचे एकनाथ शिंदे जीत कर आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हुक्म के सामने और उसकी मर्जी के सामने आसानी से घुटने नहीं टेकेंगे, ये मानकर चलिए। ये शिंदे ही थे कि जिनकी जिद के कारण देवेंद्र फडणवीस की बलि देकर, जो कि नागपुर से ताल्लुक रखते हैं और आरएसएस के ब्लू आइड बॉय हैं, उनकी बलि देकर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। एक और बात आई है कि किस तरीके से पार्टियों के पीछे, पर्दे के पीछे खेल हो रहा है। माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से अभी तक एमएलए थे, तीसरी बार एमएलए चुने गए हैं सदा सरवनकर। सदा सरवनकर का एक बयान आया है कि एकनाथ शिंदे ने उनसे फोन कर कहा कि आप जाइए और राज ठाकरे से मिलिए। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोले नहीं, आप जाइए उनसे मिलिए और जैसा वो कहें वैसा कीजिएगा। ये एकनाथ शिंदे ने सदा सरवनकर से कहा। सरवनकर शिंदे का आदेश शिरोधार्य कर राज ठाकरे से मिलने गए, लेकिन राज ठाकरे उनसे मिले नहीं। काफी देर उन्होंने इंतजार किया और लौट आए, और उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं किया और आज वो मैदान में है और वहां पर आदित्य
अमित ठाकरे का मुकाबला सदा सरवनकर से होगा। तो पर्दे के पीछे किस तरह से कल पुर्जे घूम रहे हैं और किस तरह से खेल हो रहा है, तो खेल खेला होबे भले ही ममता बनर्जी ने कहा हो, लेकिन खेला होबे महाराष्ट्र में लगातार पिछले 5 साल से हो रहा है। चुनाव के दरमियान भी होगा, चुनाव के बाद भी होगा, लेकिन शरद पवार का अनुभव, शरद पवार की दूरदर्शिता और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा मैं नहीं हूं और तीनों दल मिलकर जो भी तय करेंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा, तो एक बड़प्पन है, एक उदारता है, ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। और ये शरद पवार का कहना कि मेरा आखिरी चुनाव है, जाहिर है कि 83-84 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति जो चमकीली पारी खेल चुका हो और नाबाद हो, उसका ऐसा कहना कहीं ना कहीं आम मतदाताओं, सिर्फ बारामती नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मतदाताओं के मन में उनके प्रति सहानुभूति, साथ साथ सम्मान का भाव जगाएगा, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सिरमौर रहे हैं और महाराष्ट्र के गौरव, महाराष्ट्र की अस्मिता और महाराष्ट्र के राजनीति के प्रतीक के तौर पर उभरे हैं। आत्मजीत जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। प्रकाश जी, इन्होंने राज ठाकरे का जिक्र किया। मनसे के राज ठाकरे 2019 के इलेक्शन में किस तरीके से मोदी जी को टारगेट कर रहे थे कि जितनी भी योजनाएं हैं इसमें जो फोटो खिंचवाते हैं लोग उनको पैसा दिया जाता है, उनको कोई न्याय नहीं मिलता। अभी पीछे एक डेटा आया सोशल वेलफेयर स्कीम्स का कि जितनी भी प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ग्रामीण आवास योजना है, मनरेगा के वर्कर्स को पैसा दिया जाना है, या किसानों को, विदर्भ का किसान हो, कपास का किसान हो, सोयाबीन का किसान हो, या मराठवाड़ा का जो है आपका गन्ने का किसान हो, उसको जितना भी पैसा वेलफेयर स्कीम का जाता है वो पैसा वहां पहुंचता ही नहीं। प्रशासन द्वारा और नेताओं द्वारा उस पैसे की गोलबंदी करके उसको अंटी कर लिया जाता है, ये बड़ा क्लियरली बोला। और राज ठाकरे जो मराठी मानुस के पोस्टर बॉय थे, जब वो आप बाला साहब ठाकरे की पार्टी से अलग हुए थे, तो उस समय ऐसा लग रहा था 5% वोट मिला था उनको पहले इलेक्शन में, और दूसरे इलेक्शन में उनको 2.25% वोट मिला। अब वो एक सीट के लिए अपने बेटे को इलेक्शन लड़वा रहे हैं और उसमें भी वो भारतीय जनता पार्टी की मदद मांग रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नेताओं को बैसाखियों पे ला के खड़ा कर देगी? क्या महाराष्ट्र के लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी अस्मिता, उनके क्षेत्र और नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो महाराष्ट्र को मिला क्या? 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से गुजरात भेज दिया गया। कोई भी बड़ी एफडीआई आई, उसको महाराष्ट्र में उसकी किताबें लिखी गई और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके सीएफए महाराष्ट्र में, मुंबई में बैठते हैं, स्टॉक मार्केट में वहां लिस्टेड कंपनियां हैं, पर इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुई। सारा का सारा पैसा गुजरात ले जाया गया। महाराष्ट्र की बिजनेस लॉबी इस समय चुप बैठी है और शरद पवार के पीछे और राहुल गांधी के पीछे वो एकजुट है। और विदर्भ में, खासकर आपके एरिया में, भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस ने साफ साफ कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा जब तक विदर्भ का प्रदेश अलग नहीं कर दूंगा। अब तो उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। कल उनसे सवाल पूछा गया, आप शादी तो छोड़िए, आपके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो जाएगी क्या, तब करेंगे विदर्भ का प्रदेश में? तो ये जो झूठे वादे करती है सरकार, और नागपुर में अपना फडणवीस की क्या पोजीशन है और कहां वो खड़े दिख रहे हैं कि जितने इनके कारतूस थे वो तो दग चुके, इनके बम फट चुके, मिसाइल दग चुके। भारतीय जनता पार्टी के पास अब बचा क्या है? ये जो चिंतन बैठक दिल्ली में चल रही है, मुझे लगता है ये इसी मामले में चल रही है कि साम दाम दंड भेद, ईवीएम, ईसीआई, कैसे जीते महाराष्ट्र का इलेक्शन। तो राज ठाकरे पर, मराठी अस्मिता पर और देवेंद्र फडणवीस के वादों पर। जी देखिए आत्मजीत जी, बातें जिसकी जो जो आपने बोली है और उसका जिसका जिक्र किया है, मैं पहले तो आपको ये बोलूंगा कि देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि ये लोगों की ना समझ है, पॉलिटिकल लोगों की ना समझ है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि उद्धव ठाकरे इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन। वो एक कलाकार आदमी है, फोटोग्राफर है और एक भयंकर सज्जन जिसको बोलेंगे ना, उनको क्या बोलते हैं, उसको ये दाव पेच बिल्कुल नहीं समझते उद्धव जी को। मैं इतना बताता हूँ, मेरे काफी अच्छे मित्र हैं और कई सालों से हमारे संबंध है। बाला साहब ठाकरे के साथ में वो हमारे देशोन्नति में आए थे उस समय भी 1995-96 में। तो उस समय पे तो वो राजनीति में थे भी नहीं और उनके साथ साथ में आ रहे थे, चल रहे थे।
और जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था बाला साहब ठाकरे का, तो ये उनके पीछे खड़े थे, ये भी बात समझिए। तो और उसके बाद में ये वाकई में पॉलिटिकल आदमी नहीं, इसको कुछ भी नहीं समझता, पॉलिटिक्स का कुछ नहीं समझता। जब बाला साहब ठाकरे ने इनको ये बनाने के बाद में, जब फिर वो नाराज होकर उद्धव राज ठाकरे बाजू में हुए, फिर महान मन से बनी, विलासराव देशमुख ने उसमें महत्व की भूमिका निभाई वगैरह, वो पॉलिटिक्स छोड़ दो, वो अलग स्वतंत्र चर्चा का विषय है। लेकिन उसके बाद में जो जो चाले चली और जो बातें हुई थी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि क्या हुआ था उस समय पे। एक्चुअली बाला साहब ठाकरे के उंगली पकड़ के ये बीजेपी वाले महाराष्ट्र में आए, ये बड़े हुए, एक बात समझिए। और उस समय पे क्या था कि गोपीनाथ मुंडे जी है, उसके बाद में ये एकनाथ खड़से है, प्रमोद महाजन है जिनका आपने जिक्र किया, वो उनके कारण ये यहाँ घुसे। उस समय पे जो 2000 का जो ये हुआ था उस समय पे समझौता, उस समय पे उनका ये हुआ था कि ऐसा करेंगे कि भाई देखिए, आपको हमको महाराष्ट्र में इंटरेस्ट नहीं है और आपको दिल्ली में इंटरेस्ट नहीं, बोले बाला साहब। तो ऐसा करेंगे कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, महाराष्ट्र में हम बड़े भाई, दिल्ली में आप बड़े भाई, चलो छोड़ो। तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो गया था। और उसके बाद में फार्मूला बना था, क्या फार्मूला दिया था मैं मालूम है? 9 का फार्मूला दिया था। तो वो बोले कि ऐसा करो, सेना की जो बोलेंगी 2000 में 171 सीटें सेना लड़ेगी। अब वह 171 का टोटल क्या होता है? 9 होता है, एक बात समझिए। और उसके बाद में बीजेपी को दिए 117 117, उसकी भी टोटल जो होती है वो 9 की होती है। और इसी तरीके से वो फार्मूला बना। उसके बाद में ये आगे आए और मामला आगे चलते गया। फिर क्या हुआ कि भाजपा ने तो ये दिया था, नारा दिया था 100% भारत भाजपा। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी नासमझी क्या है, भाजपा जो बोलती है ना, उसके पीछे का मीनिंग कोई समझने की कोशिश नहीं करता। इन्होंने क्या बोला था किसानों के, हम आपको लागत से दुगना कर देंगे। हमने नहीं पूछा उनको कि भाई लागत से दुगना क्या, भाजपा को बोलना था कि लागत से दुगना आपका खर्चा कर देंगे। उसी तरीके से भाजपा ने क्या बोला था, आत्मजीत एक बार और देखिए, इन्होंने क्या बोला था, अच्छे दिन आएंगे। क्या आपने, मैंने पूछा क्या कि भाई अच्छे दिन किसके आएंगे? अच्छे दिन तो आए ना, उन्होंने लाके दिए। अच्छे दिन किसके आए? बीजेपी के लोगों के आए, आरएसएस के लोगों के आए। ये आपका, ये ऐसा नहीं बोल सकती कि भाजपा 100% झूठ बोलती है, वो आधा झूठ बोलती है, आधा सच बोलती है। हमारे तो आपकी और मेरी समझ ही नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, उसके पीछे का मीनिंग समझो। तो 100% भाजपा जब ये बोल रहे थे, तो उसके बाद में मैं आपको और बताता हूँ कि 2014 के अंदर इन्होंने जो ये आए थे, तो उन्होंने उस समय पे फार्मूला निकाला था। जैसे उस समय पे 9 का फार्मूला निकाला था, उस समय पे बाद में भी 9 का फार्मूला निकाला 2014 में। उन्होंने बोला कि सेना 135 सीट लड़ेगी, हम 135 सीट लड़ेंगे। अब आप 135 के टोटल मारिए, 1 और 3 4 और 5 9 हो गए वापिस से। तो ये 9 का फार्मूला इन्होंने छोड़ा नहीं, और वो तरीके से उन्होंने ये उस समय पे इलेक्शन लड़ा। और उस समय पे आपको मालूम है इनकी कितनी सीटें आई। 2009 के अंदर इन्होंने क्या बोला था, वो हिसाब से इन्होंने फार्मूला निकाला कि भाई चलो अभी हम लोग 146 सीट लड़ेंगे, और उसके बाद में सेना को बोले कि भाई आप 124 सीटों पे लड़ो ऐसा। और 18 जो सीटें उन्होंने निर्दलीय लोगों को दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि 18 में से उन्होंने निर्दलीयों में से 6 लोगों को सीट फोड़े और उनको भी अपने में शामिल कर लिया। तो अभी क्या हो गया, 146 और 6 हो गए, 152 हो गए, इनके 152 हो गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ मालूम है क्या, मेटे जी, उसके बाद में ये अपने आठवले जी, और उसके बाद में ये सदावो खोद करके हमारे महाराष्ट्र में है, उनको बोला कि ऐसा करो कि चलो ठीक है, हाँ हाँ, ये आप 10 सीटें ले लो, लेकिन ऐसा करो आदमी तुम्हारे रहेंगे लेकिन सिंबल हमारा रहेगा बीजेपी का। तो इस तरीके से उनको मान गए उसके ऊपर। तो अभी क्या हो गया कि सिंबल तो उनका हो गया, तो 10 सीटें, तो कहने का मतलब 152 प्लस 10 162 हो गया। फिर वही उसी समय पे ये क्या नाम, जानकर करके, हमारे महादेव जानकर करके, उनकी आरएसपी करके पार्टी थी, रासप करके। तो उनको बोला कि नहीं, तो ये तो महादेव जानकर बोले नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, हम आपके चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ेंगे, चुनाव चिन्ह हमारा रहेगा। तो बोले चलो ठीक है, आप उतना रहो। तो बाद में क्या किया मालूम है आपको, ये माधव जानकर को उन्होंने बोल दिया 2 सीटें देंगे। बाद में बोले कि भाई आदमी हमारे चिन्ह तुम्हारा, चलो छोड़ो, वहां पे भी वही कर दिया। तो इन्होंने आदमी दे दिए, वो हमारा राम प्रसाद बोर्डीकर करके है, और एक दूसरे राहुल कुल करके है, वो दिया था उस समय पे उन्होंने। फिर जैसे ये चले गए, वो जानकर अपने एबी फॉर्म लेके उनके पास में, वो जाने के पहले
उन्होंने क्या कर दिया, ये हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल और फडणवीस के दो आदमी जो जासूस है वो उनके पास में पहुंच गए और उन्होंने जाके उनको भी एबी फॉर्म बीजेपी के दे दिए और फॉर्म भरवा दिए। अभी जो दो थे दिए हुए वो भी इनके पास में आ गए और अभी कितनी हो गई सीटें, 162 + 2 यानी 164, और सेना की वो 124 ही बाकी रही। और जो उनके जो सहयोगी दल थे उनको क्या हो गया, उनको 0 हो गया, 0 बहुत बड़ा। तो ये इतने होशियार लोग हैं। देखिए मैं भाजपा को हमेशा लोगों को बोलता हूँ, भाजपा कौन है, ये बिल्ली है। और आपको मालूम है बिल्ली की वैशिष्ट्य का, ये अपने ही बच्चों को मार के खाती है और वही हुआ। इन्होंने अपने बच्चे यानी इन्होंने क्या कर दिया, सेना की तो उंगली पकड़ के ही आए, लेकिन बाद में सेना का उंगली पकड़ते पकड़ते ये बगल में चले गए, बगल से जाके इन्होंने गला पकड़ लिया सेना का। और ये बात मैंने जब लिखी थी 2019 में, तब उद्धव ठाकरे को ये जिसका जो लेख मैंने आपको भेजा है, हालांकि ये उसका जो पहला जो 60-70% पार्ट है वो 2019 में मैंने लिखा था, और वो देख के उद्धव जी बोले ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा, सही बोला है। और उसी की बात में सारी बातें हुई है, ये भी बात ध्यान में रखिए। उसके आगे का वो आज का जो मैंने आर्टिकल विशेष संपादक के जो लिखा है उसके आखिरी का जो पार्ट है वो तो अभी के 2024 के ऊपर मैंने लिखा है। तो ये कहने का मतलब क्या है मालूम है क्या, कि ये पॉलिटिकल उद्धव जी नहीं थे करके उनको ये खा गए। ये शरद पवार को नहीं खा सके ना, कि शरद पवार तो क्या बोलेंगे, हम बोलते कि भाई ये तो धुरंधर आदमी है, ये तो उड़ते पंछी के भी पर गिन लेते हैं, तो वो हिसाब से ये शरद पवार को बेवकूफ बना सके। लेकिन क्या हुआ 2019 में इन्होंने क्या किया कि जैसे उद्धव ठाकरे ने बोला कि भाई 2014 में तो आपने पूरा 5 साल सत्ता भोग ली, 2014 से 2019 तक के, तो अभी हमको 2.5 साल दे दो। अब उसके ऊपर उन्होंने नहीं माने, लेकिन उस समय पे बीजेपी ये भूल गई कि शरद पवार कोने पे बैठ के देख रहा है करके, तो इसीलिए बाद में का सारा नाटक हुआ। वो 1.5 दिन की सरकार बनी और उसके बाद में इन्होंने ये कर दिए। तो अभी उसको तोड़ने के लिए इन्होंने फिर क्या क्या किए, वो सारे अपना विषय हो गया। 40-50 कोकेन एकदम ओके। क्या हुआ कि 2019 के अंदर बीजेपी की 105 सीटें आई थी, एक बात ध्यान में रखिए, और उसके बाद में सेना की आई 56। तो सरकार तो उनके बननी थी, लेकिन बीजेपी के दिल में जो क्या था कि ये आ गई, काली खा गई, तो करके सारा चक्कर हुआ, उसका भुगत रहे सारे के सारे। आज की जो चीजें हो रही है ना, इसके लिए जो कारणीभूत है ना, जो दाव इन्होंने खेले ना, सारे उल्टे पड़े बीजेपी की, ये आपको समझना चाहिए। वो उल्टे पड़े हुए दाव, हम बोलते कि करायला गेले काय अन उल्टे झाले पाय, ये ऐसी वो हमारे मराठी में कहावत है, और सारी की सारी चीजें ये इनके गले में आने से ये आज का सारा हुआ है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये देखिए, ये बोलते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस, उसके साथ में इन्होंने पॉलिटिक्स जोड़ दिया। हालांकि पॉलिटिक्स यानी राजकारण और समाजकारण, ये दोनों के बीच में एक बहुत ही भयंकर थिन लाइन है। यानी कहाँ पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है और कहाँ समाजकारण चालू हो जाता है, और कहाँ समाजकारण खत्म होकर राजकारण चालू हो जाता है, ये समझता नहीं है। और दोनों भी एक ही सिक्के के पहलू है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया बीजेपी ने, कि ये राजकारण को पूरा इन्होंने खत्म कर दिया, सॉरी समाजकारण को पूरा खत्म कर दिया, और पूरा 100% राजकारण ला लिए, 100% भाजपा करने के चक्कर के अंदर ये पूरे स्टेट का, पूरे देश का इन्होंने जो खात्मा कर दिए। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर हालांकि भाजपा की कोई औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, लेकिन ये भाजपा को बड़ा किया किसने, हमारे विदर्भ से एक आदमी था, नाम है उनका मोतीराम जी लाहने। ये बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर थे आरएसएस के, और लेकिन उसके बावजूद भी हमारे तरफ बीजेपी नहीं चलती थी, क्योंकि लोग बोलते थे कि भैया बीजेपी में मत जाओ, ये शेरजी और भटजी की पार्टी है, ये बोलते थे करके, कभी हुई नहीं। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद में संजय धोत्रे आए, क्योंकि उस समय भी क्या हुआ था कि हमारे विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर, या सॉरी विदर्भ के अंदर अकोला में हमारे मधुसूदन वैराले, जिनका ये अखबार है, जिनको मैं चला रहा हूँ, वो उनकी डेथ हो गई। वो एमपी थे, उनको जाने के बाद में देर वॉज ए वैक्यूम, तो फिर अभी वो वैक्यूम संजय धोत्रे ने भर के निकाला। अब मधुसूदन वैराले जो थे, नाना साहब वैराले जिसको बोलते थे, वो थे कांग्रेस के कोर वर्कर थे, और इतना उनका पकड़ था, कोरे ब्लैंक एबी फॉर्म लेके आते थे साहब, वो ब्लैंक एबी फॉर्म, और लाके जिसको दिल में आए उसको बांट देते थे, चुन के आते थे हर एक लोग। तो ये परिस्थिति, ये ताकत थी मधुसूदन वैराली की या कांग्रेस की उस समय पे। लेकिन बाद में वो उनके जाने के बाद में संजय धोत्रे आए वैक्यूम भरने के हिसाब से, और बीजेपी घुसी।
हालांकि लोगों को कोई लेना देना नहीं था पार्टी से, उनको कोई आदमी चाहिए था कि जो प्रामाणिक है। लोगों को संजय धोत्रे प्रामाणिक लगा, लोग पीछे गए और फिर संजय धोत्रे के माध्यम से ये बीजेपी घुसी। उसी तरीके से राज्य के अंदर भी बीजेपी को बड़ा करने का काम किसने किया है? गोपीनाथ मुंडे ने। और दूसरा कौन? तो एकनाथ खड़से जलगांव से। तो ये दोनों के कारण बीजेपी यहां आई। वो प्रमोद महाजन वगैरह तो है जो उनके साथ में, उसका ये 3 आदमियों ने बीजेपी को बड़ा करने का काम किया। लेकिन आपको भी मालूम है कि बड़े संदिग्ध इसमें गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई 2019 में। और हालांकि सीएम किसको बनना था? गोपीनाथ मुंडे को। लेकिन अब वो उनकी डेथ हो गई या डेथ करवाई, जो भी होगा, अभी दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। लेकिन उसके बाद में ये हक था एकनाथ खड़से का। एकनाथ खड़से के जगह पे अचानक से ये आ गए अपना फडणवीस। अभी मुझे बताइए, देवेंद्र फडणवीस, अरे कभी मिनिस्टर नहीं रहा भैया तू, और एकदम चीफ मिनिस्टर। लेकिन हुआ कि आरएसएस का है, आरएसएस का खेमा है, और वो उसके बाद में जो भी राजनीति चली और जिस तरीके से हुआ, ये क्या है सर, मैं बताता हूं आपको, ये टोटली इमेच्योर पना का विषय है। एकदम जिसको बोलते ना कि एकदम क्या बोलते उसको, तिजोरी हाथ में आने से जो बातें हो जाती है ना एक आधे अडानी आदमी के, उस तरीके से ये फडणवीस और उसके आजू बाजू के खेमे के जो लोग थे आरएसएस के, उन्होंने सारा का सारा महाराष्ट्र का ये पॉलिटिक्स का सत्यानाश कर दिया। देखिए पॉलिटिक्स इतना हमारे महाराष्ट्र में गंदा नहीं था, ये हम नहीं जानते। महाराष्ट्र के कोई लोग इस तरीके से गंदे राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। शरद पवार वगैरह, विलासराव देशमुख, या इस तरीके से प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, ये एक में बैठते थे, बातचीत करते थे। भलाई बाला साहब ठाकरे का शरद पवार का बिल्कुल पट्टा नहीं था, लेकिन बाला साहब ठाकरे एक स्टेज पे जाके भाषण भी देते थे, एक में के ऊपर टीका टिप्पणी भी करते थे, हंसी मजाक भी होता था। विलासराव देशमुख का भी वैसा था। विलासराव देशमुख कांग्रेस के, गोपीनाथ मुंडे भाजपा के, लेकिन कभी कड़वाहट नहीं थी। ठीक है, आप अपनी विचारधारा लेके चलो, हम हमारी विचारधारा लेके चलो, ऐसी विषय थे। लेकिन अभी जिस तरीके से बातें हो रही है पॉलिटिक्स के अंदर, जिसको बोलते हैं ना कि ये पूरा दूध फट गया है, इसके पीछे का रीजन एक ही है कि जिस तरीके से अमित शाह के इशारों पे देवेंद्र फडणवीस चलते हैं, और उनके राजनीति के कारण ही पूरे स्टेट का सत्यानाश, पूरे उद्योग का सत्यानाश। और मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे थे, मैं आपको भेजूंगा, कि महाराष्ट्र की बलि देके गुजरात का विकास कर रहे हैं। मेरा ये बोलना है, गुजरात का विकास हो रहा है, इसके बारे में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए, हर आदमी ने अपना अपना विकास करना चाहिए। लेकिन भाई तुम हमारा बलि देके तुम्हारे विकास क्यों कर रहे हो? महाराष्ट्र के, मुंबई के, यानी सबसे पहले तो इन्होंने क्या करवा दिया, हीरे का ये है, उसके बाद में कॉटन का है, ये सारा का सारा गुजरात लेके गए। सबसे मेन बात खतरनाक इन्होंने क्या काम किया मालूम है? बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, बीपीटी, ये सारा बंद करवा दिया साहब 2014 के बाद में। बीपीटी की आज हालत ये है कि उनके अफसरों का सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट आधे मुंबई की मालिक है, आधे मुंबई की है। एक बात समझिए, उनके पास भी इतनी जमीनें हैं, लेकिन आज उनकी हालत बड़ी खराब है। किसने किया? इन्होंने किया। तो महाराष्ट्र का बलि दे के ये गुजरात का जो विकास करना चालू है, उसके कारण भी बहुत खराब है। जिनका आपने विषय किया, क्या नाम, राज ठाकरे, यही राज ठाकरे 2014 के अंदर भाजपा की बड़ी तारीफ करते थे, बोले मैं जाके आया वहां पे ये कर दिया। और उनकी मैं गलती नहीं मानूंगा, उस समय पे मैं भी भाजपा की तारीफ करता था, मैंने भी वोट दिया है। मैंने 2014 में मोदी जी को वोट दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। और वो जो वातावरण तैयार था देश के अंदर का, कि दिल्ली में अन्ना हजारे बैठे, वो अपना रामदेव बाबा बैठे, और वो निर्भया हत्याकांड, और ऐसा दिखता था कि भाई ये कांग्रेस भयंकर करप्ट पार्टी है, 1,70,000 करोड़ का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम को क्या क्या, तो ऐसा लगने लगा था कॉमन आदमी को भी। तो उस हिसाब से सबने वोट दिए है। लेकिन उसके बाद में की जो बातें हुई है, ये सारी की सारी आपके सामने, लोगों के सामने भी है। लेकिन क्या हुआ कि जिस तरीके से सारी बातें की गई, ये एकदम मेरा ये बोलना है कि आप दूध पियो ना, उसके बारे में किसने नहीं बोला, लेकिन आप दूध के अंदर नमक का ढेकला क्यों डाल रहे हो? इन्होंने नमक का ढेकला डालने से जो राजनीति महाराष्ट्र की जो पूरी खराब हो गई है, जो अविश्वास हो गया है, जिस तरीके से पैसे की राजनीति हो गई है आपकी। देखिए आज की घड़ी में एमएलए इलेक्शन लड़ना मात्र 20-25 करोड़ रुपए का, एमपी का इलेक्शन लड़ना 50-100 करोड़ का विषय हो गया। क्या कॉमन आदमी जा सकता है क्या? ये जो पैसे की राजनीति जो करवा दिया ना, ये सिर्फ इसका पूरा सेहरा बीजेपी के राजनीति। एक तरफ ये पार्टी बोलती थी कि पार्टी विद डिफरेंस, और उसके बाद में हम भ्रष्टाचार से मुक्त, तो लेकिन आज तो भ्रष्टाचार से युक्त, भ्रष्टाचारियों से युक्त
कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, कांग्रेस युक्त। तो यानी कितना बोलेंगे और क्या करेंगे आत्मजीत जी? आपने जो बात की उसमें मैं आप ही की बात कर देता हूँ। मित्र दल तो बन गए शत्रु दल, क्योंकि मित्र दल तो खत्म हो गए। दूसरी बात, खत्म आपने कर। देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात की, वो आप ही के आर्टिकल में लिखा है, जरूरत खत्म तो वैद मनाए मातम। तो जरूरत जब मातम खत्म हो जी भाई। जाती है तो वैद कहता है अब आपकी जरूरत नहीं है, तो अब अपने घर चलिए, हम अपने घर चलते हैं। सुधीर सक्सेना जी, आखिरी टिप्पणी। बहुत सारी जगहों पर, पुणे में 3 विधानसभाओं में एक ही नाम से 4-4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ऐसा ही कुछ और भी विधानसभाओं में चल रहा है। लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, सिंबल को लेकर भी कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन क्रिएट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ ने। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानता तो शरद पवार जी की घड़ी कभी अजीत पवार के हाथ में नहीं बनती। और तुतारी का भी मामला आपको पता है, और उसके बाद और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जिस तरीके से एक ही सिंबल अलग अलग विधानसभाओं में दिए गए। पुणे जिले की पार्वती सीट पर मायावती की और भारतीय जनता पार्टी से माधुरी मिसाल और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की ओर से शरद पवार की अगुवाई वाले एनसीपी के अश्वनी कदम को उम्मीदवार बनाया गया है। अब अश्वनी कदम नाम के 3 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। यह भी पूछा जाना चाहिए कि माधुरी मिसाल के नाम से 3 उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े हुए। तो इसका मतलब है कि एनसीपी शरद पवार को टारगेट किया जा रहा है। पुणे जिले के ही इंदिरापुर विधानसभा में मायावती में शामिल अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में दत्तात्रेय भरने और शरद पवार की अगुवाई वाले एनसीपी में हर्षवर्धन पाटिल शामिल है। इसी सीट पर हर्षवर्धन पाटिल के नाम से 2 और नेता बतौर निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि दत्तात्रेय भरने के नाम से क्या कोई और आदमी उम्मीदवार नहीं बन सकता था? पुणे जिले की वडगांव शेरी विधानसभा सीट पर एनसीपी अजीत पवार के उम्मीदवार मौजूदा विधायक सुनील टिंगरे के खिलाफ एनसीपी एसपी यानी कि शरद पवार ने बापू साहेब तुकाराम पठारे को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर बापू बब्बन पठारे ने भी नामांकन दाखिल किया है। एनसीपी एसपी के उम्मीदवार ने तो अलियानगरी जिले में निवासी अपने हमनाम निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकार करने की मांग भी चुनाव अधिकारी से की थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और सिमिलरली दोपली सीट में रत्नागिरी जिले में दोपली विधानसभा में 2 शिवसेना का मुकाबला है। एकनाथ की शिंदे वाली अगुवाई सेना में योगेश कदम को टिकट मिला है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी में संजय कदम उम्मीदवार हैं, और संजय कदम नाम के 2 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े। अब आप सारा ये पैटर्न समझिए निर्दलीय उम्मीदवारों, कैसे सेम नाम के आधार कार्ड लेकर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। शरद पवार के कैंडिडेट के नेम सेक, उद्धव ठाकरे के नेम सेक, और कांग्रेस पार्टी के भी नेम सेक हैं। इसमें पूरी फहरिस्त है, अगर मैं लिस्ट पढ़ने लगूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी। क्या कहना है बीसीआई के रोल का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल का, और जिस तरीके से सिंबल अलॉट किए गए, अभी तक सिंबल का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कान में जू नहीं रेंग रही। जी सुधीर सक्सेना जी, धन्यवाद आत्मजीत जी। आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी आपके सवाल में ही था, जब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का ये मिला जुला खेल है। तो लोगों के बीच भ्रम पैदा करना, कैमोफ्लॉज करना, लोगों को भरमाना, मेक बिलीफ की राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा की राजनीति के आधारभूत सिद्धांत हैं, और इस पर वो अमल करती है। एक ही नाम से अनेक लोगों को खड़ा करना, प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े करना, अपने जैसे कि आपने बताया सिंबल पर आरएसपी का उम्मीदवार खड़ा कर देना, और जाहिर है कि चुनाव में अगर विजयी हुए तो लौट के आपकी पार्टी का समर्थन करेंगे या आपकी पार्टी में लौट आएंगे। तो सीधी सीधी तस्वीर के बजाय आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचकर लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को उलझाना, लोगों को भरमाना और लोगों को हमेशा उलझन में डालकर अपना उल्लू सीधा करने की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। उसमें वो जिस तरह से उसने महारत लगातार पिछले 10 साल में हासिल की है, और केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर किसी भी तरह से कोई निश्चिंतता बरतने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो मेयर का चुनाव रहा हो चंडीगढ़ में, चाहे सूरत या इंदौर में लोकसभा के चुनाव रहे हो, चाहे हाल में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव रहे हो, और अब झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वही खेल होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। जिस तरह से सीबीआई या ईडी या अन्य संगठन उसके मातहत या उसकी इकाइयां या उसकी एजेंसियां हैं, उसी तरह से मानकर चलिए कि आज की तारीख में केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको कि हम लोग बोलचाल में केचुआ बोलते हैं, जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरह की बहुत कारगर एजेंसी है, जिसका नतीजा हमने हाल में हरियाणा
और उसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा। आपने शुरुआत में राहुल गांधी की बात की थी, तो मैंने कहा था कि राहुल गांधी को अधिक से अधिक दौरे करने चाहिए। और एक बात का मैं जवाब देना भूल गया था कि आपने गारंटी की बात की थी, तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को आप भारतीय जुमला पार्टी भी कह सकते हैं, उससे भी बीजेपी ही बनेगा। तो ये जो भारतीय जुमला पार्टी है, तो उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी को वहां पर अपनी गारंटियों की घोषणा करनी चाहिए, और न सिर्फ बड़ी सभाओं में करनी चाहिए, बल्कि सड़क से लेकर छोटे छोटे मोहल्लों, नुक्कड़ सभाओं के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति का पर्दाफाश करना चाहिए। मैं गारंटी को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि कर्नाटक और तेलंगाना दो चुनाव ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को उसकी गारंटियां फली हैं। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना में, और डीके शिव कुमार और अन्य नेताओं के नेतृत्व में कर्नाटक में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करके और क्षेत्रीय दल को अपदस्थ करके कांग्रेस ने फिर से सत्ता हासिल की है, उस लिहाज से गारंटियां मायने रखती हैं। और राहुल गांधी एक संभावना है, उनकी बात को लोग गंभीरता से लेते हैं, इसलिए स्थानीय या क्षेत्रीय नेता के बजाय, वैसे भी महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई बड़ा नेता नहीं है। शिवसेना के पास उद्धव ठाकरे हैं या अन्य नेता हैं, या इनके पास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, या देवेंद्र फडणवीस हैं, या और लोग हैं, और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। लेकिन उस अनुपात में कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में कोई बड़ा नेता नहीं है। राहुल गांधी को अधिक से अधिक समय वहां देना चाहिए, गारंटियों की घोषणा करनी चाहिए, और इन गारंटियों के जरिए ही उनको चाहिए कि डीके शिव कुमार या रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को महाराष्ट्र में ले जाएं और वहां पर वो जनता को संबोधित करें, ताकि ये लोग जान सकें कि गारंटियां जुमले के मुकाबले अधिक कारगर होती हैं। और अन्यथा हमारा आप देख ही रहे हैं, खेला होने की आशंका बनी हुई है। जो कुछ अन्यत्र राज्यों में हुआ है उसका खतरा महाराष्ट्र में भी है, लेकिन महाराष्ट्र के समीकरण बहुत उलझे हुए हैं, और सत्ता की किल्ली अभी भी, जैसा कि पूरे साहब सहमत होंगे, विदर्भ के हाथों में है, जहां की 288 में से 62 सीटें हैं। उसके बाद बंबई और ठाणे का नंबर आता है, जहां से 60 सीटें हैं, जो कि शिवसेना का गढ़ है। और विदर्भ एक जमाने में कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस अगर वहां रिवाइव करती है, तो ये मानकर चलिए कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन लाजिमी है। आत्मजीत जी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की संविधान बचाओ यात्रा और संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ की बात ने 240 पे लाकर बीजेपी को खड़ा कर दिया। इसीलिए बीजेपी चिंतित है। इस समय उनका केंद्रीय संगठन दिल्ली में बैठकर मंथन कर रहा है कि महाराष्ट्र झारखंड में पब्लिक मैंडेट ना होने के बावजूद हरियाणा का तो इलेक्शन मैनेज कर लिया था, महाराष्ट्र को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन आसान नहीं है, चुनाव आसान नहीं है, मुश्किल डगर है। देखिए आगे आगे क्या होता है। प्रकाश पोरे जी, सुधीर सक्सेना जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।